तो निष्कर्ष क्या, महत्व की बात करें तो संसद के महत्व में निश्चित रूप से ह्रास तो हुआ है। गत 70 वर्षों के स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में संसद का जो रूप है, उसकी जो महत्ता है, उसमें कुछ गिरावट तो आई है। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब संसद ने अपनी वजूद को बारंबार महसूस कराया है और अपनी ताकत दिखाई है। ये बात तो तय है कि संसद आज भी सरकार पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि वो तो संवैधानिक प्रावधान है। तो संसद का सरकार पे नियंत्रण, इस पे कोई दो मत नहीं। विपक्ष भी जो है संसद में जो बैठता है, वह विपक्ष भी हर काम में संसद की बारीकी से हर काम में सरकार की बारीकी से जांच करता है और संसद के अंदर उन बातों को रखता है। तो विपक्ष भी अपनी भूमिका बखूबी निभाते रहा है। हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब विरोधी दल के सदस्यों की संख्या बहुत कम है, जैसा कि 1984 के काल में भी हुआ था, उस समय विरोधी दल की आवाज़ कम हो जाती है। लेकिन जितने भी सदस्य रहते हैं वे अपनी बातें मुखर तरीके से संसद में रखते हुए सरकार पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार सदन की महत्ता को बनाए रखते हैं। ये बात तो तय है कि इसमें कोई दो मत नहीं कि जो मंत्री परिषद है, कार्यपालिका का राजनीतिक अंग जो है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा में इतनी ताकत है जो उसने बार बार जरूरत पड़ने पर दिखाई है कि वह सदस्यों को, वह सरकार को हटा सकती है। लोकसभा द्वारा सरकार को हटाया जा सकता है। इसके हमारे ही अपने संसदीय इतिहास में कई उदाहरण मिले हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की शंका में कुछ सरकारें करी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मात्र 1 वोट का बहुमत न मिलने के कारण उसे सत्ताच्युत होना पड़ा। ये उदाहरण संसद के महत्व को बताता है, संसद की ताकत को बताता है। ऐसे ही उस काल में कई उदाहरण हैं जिसे हम 1977 से 1980 का काल कह सकते हैं, जब एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदले। वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चौधरी चरण सिंह, देवेगौड़ा आदि आदि। और ये सब क्यों? क्योंकि ये लोग संसद में अपना बहुमत साबित करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। संसद का भय इनको खाया था। उस हद तक संसद तो निश्चित रूप से कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है और करती आई है। इसके अलावा ऐसे भी मौके आए हैं जब किसी विधेयक पर, किसी मामले में जब दोनों सदनों में सहमति ना हो और कोई भी विधेयक कानून नहीं बना हो। इसमें क्या? तो क्या होता है, जब दोनों सदन सहमत ना हो तो कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। ये सदन की ताकत को बताता है। भले ही कई बार ऐसा किया जा सकता है, गया है, जब दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में एक जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है और वहाँ पर बहुमत के आधार पर फिर निर्णय होता है कि विधेयक को पारित किया जाए या नहीं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा, राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए किसी भी प्रस्ताव पर
हस्ताक्षर करके उसे कानून नहीं बना सकता जब तक कि वह दोनों सदनों के द्वारा पारित न हो जाए। उस हद तक सदन का महत्व तो है। ऐसी भी स्थितियां आई हैं जब लोकसभा में एक दल का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में उस दल का बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में विधेयक पारित हो रहा है लेकिन राज्यसभा उसका सतत रूप से विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी कानून नहीं बने। लोकसभा में पारित होने के बाद भी कानून नहीं बना। यद्यपि राज्यसभा को बाद में नियमानुसार लोकसभा के द्वारा पुनर्विचार के भेजने के बाद जब वापस उसके पास आता है प्रस्ताव, तो राज्यसभा उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। लेकिन निष्कर्ष ये कि सदन कार्यपालिका पर हावी है। यद्यपि उसके स्तर में गिरावट आई है लेकिन आज भी जो व्यवस्थापिका है उसकी मौजूदगी, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। आतंकवाद निवारण विधेयक की यदि हम चर्चा करें तो आतंकवाद निवारण विधेयक लोकसभा में तो पारित हुआ किंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। परिणाम क्या हुआ कि ये विधेयक खारिज ही हो गया। और इससे भी ये साबित होता है कि भारतीय संसद की गतिशीलता, भारतीय संसद की सक्रियता और भारतीय संस्कृति की शक्ति कितनी मजबूत है। संसद की ताकत के अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये तो संसद की ताकत ही थी जिसने कई सरकारों को बदला है। और भारत के स्वयं के इतिहास में आप देखें, नज़र डालें तो ऐसे कई अवसर आए जब संसद ने कार्यपालिका को विवश किया कि वह व्यवस्थापिका की लाइन को फॉलो करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद की महत्ता में थोड़ी गिरावट है लेकिन संसद अभी भी हमारे लिए सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है। इस प्रकार संसद की महत्ता में जो ह्रास है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, हाँ या ना। नीति निर्माण की पहल मंत्रिमंडल द्वारा होती है, स्पष्ट है। अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ये संसद के बारे में दो बिंदु हैं। पहला, नीति निर्माण की पहल मंत्रिमंडल द्वारा ही होती है और यदि ना की ओर जाएं तो उसमें है अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल भी यदि होगा तो उसे विधायिका में बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हाँ में शासन का एजेंडा, यह भी मंत्रिमंडल तय करता है। ना में यदि जाएं तो सशक्त नेता द्वारा भी सदन को अपने जवाबों को संतुष्ट करना आवश्यक है। नेता कितना भी मजबूत हो, कितना भी बड़ा हो, उसके लिए जरूरी है कि वो सदन को संतुष्ट करे, ये आवश्यक है। तीसरा, इस एजेंडे को लागू भी मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। और ना की ओर यदि जाए संसद में तो वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक मंच और सरकार का चयन करने और बर्खास्त करने की शक्ति इसमें रहती है, सदन में। तो इस प्रकार कुछ मामलों में यदि थोड़ा ह्रास है तो ऐसे बिंदु भी हैं जो साबित करते हैं कि सदन की सत्ता महत्व अभी भी उतना ही बरकरार है जितनी संविधान निर्माताओं के द्वारा अपेक्षित थी।
अब अगला बिंदु जो है वह है, क्या हमें 2 सदनों की जरूरत है? विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, उसे द्विसदनीय होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में राज्यसभा की क्या उपयोगिता है? एक और सदन की उपयोगिता पर ही सवाल उठने लगे हैं, कम से कम कुछ सवाल तो उठने लगे हैं। दूसरी ओर उन 2 सदनों में से एक सदन, उसकी उपयोगिता पर प्रारंभ से ही सवाल उठे हैं, और वह है राज्यसभा। लोकसभा के रहते राज्यसभा की जरूरत क्यों? तो अब हम बात करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में क्या तर्क हैं विचारकों के, क्यों द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ रखी गई है, इस पर हम थोड़ा समझेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों में। पक्ष में बात करें तो लोगों का तर्क है कि पहला, ऐसा होने से अविचारपूर्ण कानूनों पर पुनर्विचार हो जाता है। पहला बिंदु, पहला तर्क द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में यह है कि अविचारपूर्ण कानूनों का पुनर्विचार। जो दूसरा सदन है वो पहले सदन के द्वारा पारित किए गए विधेयक, उतावलेपन में बनाए गए अविचारपूर्ण कानून, उस पर पुनर्विचार करता है। हो सकता है कि पहले सदन ने उतावलेपन में, अति उत्साह में कुछ ऐसा गलत कानून बना दिया है या कुछ ऐसा गलत विधेयक लाया है और पारित भी कर दिया है जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में जब ऐसा विधेयक जिस पर प्रश्न चिन्ह लगा हो, वो जब दूसरे सदन के पास जाता है, वहाँ के पटल पे रखा जाता है, तो ऐसे विधेयकों पर पुनर्विचार का एक मौका मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कई बार देखने में आया है कि प्रथम सदन में, लोकसभा में क्रांतिकारी, भावुक, अव्यावहारिक और प्रगतिशील विचारों वाले युवक युवतियां जो सदस्य बन के आते हैं, वे अति उत्साह में, आवेश में आकर कुछ ऐसे कानून बना डालते हैं, कुछ ऐसे विधेयक ले आते हैं और पारित करने की गुंजाइश देखते हैं जो संभवतः जनहित विरोधी हो। और आने वाले दिनों में, विशेषकर गत 30 वर्षों में, ऐसे उत्साहित युवक युवतियों का बाहुल्य है संसद में, लोकसभा में, जो वैसे तो कानून के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, राजनीति के बारे में ज़्यादा जानते हैं, और राजनीति के बल पर वो संसद में आए हैं और भावनाओं के साथ खेलकर, क्रांतिकारी विचारों के नाम पर कुछ अव्यावहारिक और प्रगतिशील विचारधारा के नाम पर कुछ बेतुके विधेयक सामने लाए हैं जो संभवतः जन विरोधी हों। जब ऐसे विधेयक द्वितीय सदन के पास जाते हैं, जहां पर अपेक्षाकृत गंभीर लोग रहें, जहां पर अपेक्षाकृत अनुभवी लोग हैं, और निश्चित रूप से ये अंतर तो दोनों सदनों में है कि राज्यसभा में ज़्यादा अच्छी पैठ वाले, अच्छी समझ वाले, धैर्य वाले, कुशलपूर्ण ऐसे सदस्यों की संख्या की बहुलता है। तो उनके पास जब ऐसे अविचारपूर्ण कानून जाते हैं तो वहाँ पर पुनर्विचार का एक मौका मिलता है। और ये पुनर्विचार जब होता है तो यदि शंकाएं हैं तो वो दूर हो जाती हैं। यदि ये पुनर्विचार होता है तो संभवतः है कि ये कानून ही रद्द कर दिया जाए या विधेयक ही रद्द कर दिया जाए, आदि आदि। इस संबंध में ब्लंशली, प्रसिद्ध राजनीतिवेत्ता, उन्होंने कहा है कि 2 आंखों की अपेक्षा 4 आंखें अधिक अच्छा देखती हैं। विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना हो तो ये जरूरी है कि 4 आंखें कम से कम हों। 2 आंखों में गलती की संभावना है, 4 आंखों में सुनिश्चितता होती है कि
इस तरह की गलतियां ना हो जो जनहित में ना हो। लेकिन आगे कहा है कि नियंत्रण करने, संशोधन करने और बाधा डालने, 3 काम। नियंत्रण करने, संशोधन करने और बाधा डालने का काम दूसरे सदन का है। और जो सदन ये 3 काम करता है, इससे उसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध है, सेल्फ प्रूव्ड, कि ये 3 काम करने वाले की सख्त ज़रूरत है। और जो सदन ये काम करता है उसकी ज़रूरत स्वयं सिद्ध है। बहुत संक्षिप्त में उन्होंने दूसरे सदन की महत्ता पर प्रश्न उठाने वालों को ये उत्तर दिया है। तो अविचारपूर्ण कानूनों पर विवेकपूर्ण विचार, पुनर्विचार की संभावना, पहला कारण द्वितीय सदन का होने का। दूसरा कारण प्रथम सदन के कार्यभार में कमी। इसके क्या मायने हैं? दूसरा सदन जो है वो जो विवाद संबंधी, विवादों से जुड़े हुए जो हैं मामले, उसको अपने हाथ में ले लेता है और ऐसा करते हुए वे कार्यभार को बांट लेता है। शक्ति को नहीं बांटता, कार्यभार को बांट देता है। दूसरे सदन के कार्यों में कार्यभार को कम कर देता है, शेयर कर लेता है और ऐसा करते हुए उसे अधिक कार्य करने का अवसर देता है। तो ये कार्यभार को बांटने का जो महत्वपूर्ण काम 2 सदनों के बीच में हो जाता है, वह भी दूसरे सदन की महत्ता को जाहिर करता है। दूसरा सदन पहले सदन के मात्र कामों की कुछ जिम्मेदारी लेकर उनके कामों के वजन को कम करता है, बल्कि इसके साथ साथ उत्तरदायित्व निर्वाह करके उनकी सहायता भी करता है, ताकि वे अपने कार्य को ज़्यादा उत्तरदायी तरीके से कर सकें। इसकी संभावना प्रबल हो जाती है जब 2 सदन रहते हैं। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य या तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण जो दूसरे सदन की आवश्यकता को साबित करता है, वह है प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। एक लोकतंत्री देश में ये अत्यावश्यक है कि किसी का भी निरंकुश शासन ना हो, चाहे सर्वोच्च पद पे बैठे राष्ट्रपति का या कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का या सदन का, किसी का भी। इसीलिए चेक और बैलेंस की नीति अपनाई जाती है लोकतंत्र में। उसी चेक और बैलेंस की नीति के तहत ये सदन निरंकुश ना हो जाए, तानाशाही प्रवृत्ति का ना हो जाए, कुछ भी करने के लिए आमादा ना हो जाए, उस पर लगाम देने के लिए दूसरे सदन की जरूरत है। तो दूसरे सदन की जरूरत केवल इसलिए भी नहीं कि वह उनका लोड ले, केवल इसलिए नहीं कि पुनर्विचार के लिए एक मौका मिल जाता है, बल्कि इसलिए भी कि पहला सदन कहीं निरंकुश ना हो जाए। जिस भी देश में एक सदनात्मक व्यवस्था है, वहाँ निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के उदाहरण मिले हैं और इसकी स्पष्ट संभावना है। परंतु जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जहाँ पे 2 सदन हैं, वहाँ ऐसी संभावना नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसलिए ब्राइस ने लिखा है कि 2 सदनों की आवश्यकता जो है वो इस बात पर आधारित है कि एक परिषद की स्वाभाविक प्रवृत्ति घृणापूर्ण, अत्याचारी तथा भ्रष्ट बनने की होती है। यदि एक परिषद हो तो एक नेचुरल झुकाव होगा
नेचुरल टेंडेंसी होगी कि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है या उनको चैलेंज करने वाला नहीं है कोई, तो वो घृणापूर्ण तरीके से पेश आएंगे, अत्याचारी बनने की कोशिश करेंगे, भ्रष्ट बनने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए इसे रोकने के लिए समान सत्ताधारी दूसरी परिषद आवश्यक है। समान सत्ताधारी, उसके ऊपर नहीं, उसके साथ समकक्ष, चेक एंड बैलेंस के तहत ये जरूरी है। अन्यथा वह संस्था भ्रष्ट हो जाएगी, वह संस्था अत्याचारी हो जाएगी, वह संस्था घृणापूर्ण कार्यों के लिए करने लगेगी। तो ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है निरंकुशता पर रोक। चौथा कारण जो इस बात को साबित करता है कि 2 सदन क्यों होना चाहिए, वह है कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि के मायने हैं कि दोनों सदन एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था में जो 2 सदन हैं वो खुद एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, जैसा पहले बताया। इसका परिणाम क्या होता है कि कार्यपालिका जो है वह किसी भी एक सदन की कठपुतली बनने से बच जाता है। क्योंकि यदि कोई एक सदन ऐसा करने का प्रयास कर रहा है और कार्यपालिका को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा सदन ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकता है। दूसरे सदन की उपस्थिति पहले सदन को ऐसा करने से रोकती है और इस प्रकार कार्यपालिका कठपुतली होने से बच जाती है। कार्यपालिका स्वतंत्रता बनाए रखती है और बिना किसी दबाव के सर्वोच्च हित में वो अपना कार्य करती है। गैटिल ने तो कहा है कि दोनों सदन, चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता देते हैं। एक दूसरे पर रुकावट, और अंत में इससे दोनों विभागों के सर्वोच्च हित और लोकहित में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार दोनों जब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस करते हैं तो उसका कुल अच्छा परिणाम कार्यपालिका के कार्यों पर निकलता है, जब वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर सकती है। पांचवा कारण है संघात्मक राज्यों के लिए विशेष उपयोगी। जैसा मैंने पूर्व में बताया, 2 सदन में एक सदन में प्रत्यक्ष चुनाव होता है जनता के प्रतिनिधियों का, वह है लोकसभा। और जो दूसरा सदन है संघ में अर्थात फेडरेशन में, वह राज्यसभा है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते बल्कि अप्रत्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में राज्यों से प्रतिनिधि आते हैं और लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि आते हैं। वहाँ राज्य का संबंध नहीं है। यद्यपि हर जनता किसी न किसी राज्य से जुड़ी है, पर एक निर्वाचन क्षेत्र जनता का होता है। और जबकि राज्यों की बात करें तो राज्य के प्रतिनिधि जो रहते हैं, जिसे जनता चुनी होती है, वे चुनते हैं राज्यसभा का सदस्य। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि संघात्मक प्रणाली में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र में एक संस्था का होना जरूरी है, और वह है राज्यसभा। द्वितीय सदन विशेष रूप से उपयोगी संघीय व्यवस्था में ही है। यदि संघीय व्यवस्था नहीं रहती तो संभवतः दूसरे सदन के औचित्य पर बारंबार सवाल उठाए जा सकते थे, पर संघीय व्यवस्था में ऐसा करना नाजायज होगा। संघीय व्यवस्था में राज्यसभा का औचित्य बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका का जो प्रथम सदन है वो नागरिकों का, और द्वितीय सदन जो हो गया संघ राज्यों का, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा। कई जगह देखा गया है, कई अन्य देशों में, कि दूसरे सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधि। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघ की जो इकाइयां हैं, राज्य जो हैं, उन राज्यों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, अनुपात के अनुसार।
छोटे राज्य तो कम प्रतिनिधित्व, बड़े राज्य तो ज़्यादा प्रतिनिधित्व। लेकिन ऐसे देशों में जहाँ समान प्रतिनिधित्व, वहाँ पर छोटे राज्यों को भी बड़े राज्यों के बराबर का प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। ये उन राज्यों की विशेषताएं हैं। दूसरे सदन के माध्यम से ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये समानता के आधार पर अपने हितों की रक्षा करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, और इसीलिए राज्यों में एकता भी बनी रहती है। लेकिन भारत ने कुछ दूसरा ढांचा लिया है। भारत ने राज्य के जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया है, और इसलिए जनसंख्या की साइज के अनुसार, जनसंख्या के आकार के अनुसार सीटों की संख्या कम ज़्यादा है राज्यसभा में।